हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सर्किट को समझते हैं कि व्हाट इज द सर्किट, राइट। So circuit is a kind of closed loop Yes. that let electricity flow from a source like a battery adapter to useful work like actuators like light and motor, LED and return to the source, right। ये सेंटेंस अगर आप क्लियरली देखोगे दैट मीन्स इट इज़ अ पाथ ऑफ टू फ्लो द करंट, मतलब करंट एक जगह से स्टार्ट होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, सोर्स से, राइट। एंड एक कंटिन्यू फ्लो होके वापस कहाँ पे जाएगा, रिटर्न टू द सोर्स, वापस उसी सोर्स के अंदर जाएगा, राइट। मतलब आप कोई भी ऐसा वायर डिसकनेक्टेड एक तो नहीं छोड़ना है। मतलब पहला रूल तो यही है कि सर्किट आपका जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ पे ख़त्म होना चाहिए, right? हमको प्रॉपर पाथ बनाना है जिसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रॉपर फ्लो कर पाए, राइट। जैसे कि अगर आपने हाउस वायरिंग देखी होगी, राइट, या फिर आपने कुछ बेसिक प्रोजेक्ट किए होंगे आर्डिनो के या किसी और कंट्रोलर के ऊपर, तो इलेक्ट्रिसिटी को अगर आपने देखा हो तो कंटिन्यूसली एक फ्लो के अंदर रहती है, राइट। हम कंट्रोलर से ऐसा नहीं कि सिर्फ एक वायर दे के एलईडी चला सकते हैं, हमको पूरा एक वायर एलईडी से दे के दूसरा वायर उससे लेके वापस कंट्रोलर के ऊपर कनेक्ट करना पड़ता है। तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कंप्लीट होना सबसे पहला रूल है, राइट। अगर हम एनालाइज मतलब एक एग्जांपल के थ्रू देखें, सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज द वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस एंड पावर। सो just like an example, voltage is a pressure, water pressure, current is a flow rate and resistance is a narrow pipe। that means voltage क्या होता है, it's kind of water pressure, that means it is a kind of a energy। हम जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट के ऊपर उतना फ्लो बढ़ेगा, राइट। और करंट क्या है, इट्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर कितने फास्ट वो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर मूव हो रहे हैं। रेजिस्टेंस क्या करता है, इनको अपोज करता है, लिमिट करता है, करंट को भी डिवाइड कर सकता है और वोल्टेज को भी डिवाइड कर सकता है। तो हम इन दोनों को, करंट और वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए हम रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं। तो वोल्टेज काइंड ऑफ पुश मेजर इन वोल्ट, हम वोल्ट को मोस्टली जो वोल्ट होता है हमको डिफरेंट यूनिट के अंदर मेजर करते हैं, लाइक 3.3 लाइक वोल्ट, मिली वोल्ट, माइक्रो वोल्ट, राइट। अभी जनरल जो यूज़ करते हैं हम कंट्रोलर के लिए वो यूज़ करते हैं 3.35 वोल्ट, और वो एज अ वोल्ट हम यूनिट यूज़ करते हैं। मिली वोल्ट और माइक्रो वोल्ट हम जब यूज़ करते हैं जब उनको बहुत ही लो वोल्टेज के साथ डील करना होता है, किसी सेंसर के अंदर या फिर किसी स्मॉल सिग्नल के अंदर, उस केस में हम वोल्टेज की उस स्मॉल यूनिट तक जाते हैं। करंट की अगर बात करें तो करंट काइंड ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेजर इन एम्पियर एंड मिली एम्पियर ऑल्सो, राइट। करंट जनरली हम यूज़ करते हैं वायर में मल्टीमीटर या फिर एम्पियर मीटर जो होता है उसके थ्रू मेजर कर सकते हैं। इसकी यूनिट होगी वो एम्पियर होगी। जब करंट बहुत ज़्यादा स्मॉल रहता है तो उस केस में हम करंट को मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर में यूज़ करते हैं। तो आप बता सकते हैं मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर में क्या डिफरेंस होगा? मिली एम्पियर मतलब वो 10⁻³ की पावर में होगा और माइक्रो 10⁻⁶ की पावर में। राइट, मतलब 1000 मिली एम्पियर इक्वल्स टू 1 एम्पियर, right। And same goes with the resistance create a restriction over the voltage and current, and we measure resistance in ohms. Also we measure the resistor in kilo ohms, right। kilo resistor like 1000 ohm is equal to 1 kilo ohm। kilo कितना होता है, 10⁻³ जी। yes। And if we talk about the power, so power is like when we integrate when we voltage into current and equals to power। करंट। We measure power mostly in watt, right, and there is a difference between volt and watt, right। most people got confused। So power got measured in the watt or also kilowatt। जब पावर ज़्यादा हो जाती है अगर वो 1000 से ऊपर निकल जा रही है तो हम उसको किलोवाट के अंदर भी मेजर कर सकते हैं। टेल्स यू हाउ हॉट अ पार्ट ऑफ विल गेट। सो मोस्टली पावर का एग्जांपल आपने कहाँ देखा होगा? पावर का एग्जांपल आपने अपनी इलेक्ट्रिसिटी मीटर के अंदर देखा होगा, राइट। जो घर पे आपके पास बिजली का बिल आता है, राइट। सो मोस्टली वो रीडिंग होती है, वो रीडिंग होती है बेस्ड ऑन द किलोवाट, कितने किलोवाट आप
ने कंज्यूम किया इलेक्ट्रिसिटी का, एंड देन we can analyze all this thing through a universal law, that is Ohm's law. Like I hope you have gone through it in, I think, in first year or second year. So Ohm's law says like voltage equals to current into resistance. सो लाइक हमको एक भी चीज़ फाइंड करनी है तो हम इस फॉर्मूला के अंदर उनको रख के फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हमारा 1 एम्पियर करंट कंटिन्यूसली कंज्यूम कर रहा है और हमारा रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस होना मतलब बहुत रेयर केस में होता है, क्योंकि किसी न किसी चीज़ का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता ही है। बट लेट से 1 ओम, लेट से कोई कॉपर का वायर है, कोई नॉर्मल वायर है, उसका रेजिस्टेंस 1 है, बस ओनली 1 ओम, और करंट है 1 एम्पियर, तो हमारा वोल्टेज कितना होगा 1। सेम वी कैन टेक लाइक अगर हमारा वोल्टेज 5 है, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, अगर आप भी ट्राई कर सकते हो कि हमारा वोल्टेज 5 है और हमारा करंट 1 एम्पियर है, राइट, और हम वोल्टेज को लिख देते हैं 1, ठीक है। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको एक चीज़ कुछ ना कुछ छोड़नी पड़ेगी। अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस 5 ओम आएगा, ठीक है। सो अगर हमको बाकी चीज़ फाइंड करनी है, लेट से सप्लाई वोल्टेज, अगर किसी एलईडी का अगर हमको रेजिस्टेंस फाइंड करना है, लेट से, तो अगर एक एलईडी है जिसकी सप्लाई वोल्टेज 10 वोल्ट है और हमने एलईडी लगा रखी है 2, अगर इसको 5 करते हैं तो इतना आना चाहिए 150 वोल्ट। क्या अगर मैं तो रेजिस्टेंस पुट करूँगा तो ये दिखाएगा हमको? नहीं दिखा रहा है, ठीक है। हाँ, तो ये ऊपर वाला टूल आप मच बेटर तरीके से यूज़ कर सकते हो। चलिए, कुछ भी हमको करंट फाइंड करना है कि किसी जो हमने एक बैटरी कनेक्ट किया, बैटरी का एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया और एक एलईडी कनेक्ट किया, ठीक है। अगर हमको अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि एलईडी के अंदर फ्लो होने वाला करंट कितना है, तो उस चीज़ के लिए कैसे मेजर करेंगे, या फिर कितने पावर ये एलईडी कंज्यूम कर रही है, राइट। तो उस चीज़ के लिए हम कैसे पावर के लिए हमको क्या चाहिए, वोल्टेज और करंट। अभी हमारे पास वोल्टेज है और रेजिस्टेंस हमको दिख रहा है कि हमने एक 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा रखा है और हमने एक 5 वोल्ट की बैटरी एक एलईडी से कनेक्ट कर रखी है। अगर हम उसको पावर और करंट निकालना है तो पहले तो हम करंट निकालेंगे, और अगर करंट को निकालने के लिए हम अगर फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे इसको, अगर करंट निकालने के लिए पावर की इसका फॉर्मूला कैसा होगा, करंट निकालना हो तो V डिवाइडेड बाई R, वोल्टेज को मेजर करेंगे रेजिस्टेंस से, ठीक है। तो अगर हम 5 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो हमको मिलेगा 0 एम्पियर में बात करते हैं तो ये हमको मिलेगा 0.050 एम्पियर। अगर हम इसको मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर देंगे तो 50 मिली एम्पियर हमको मिल जाएगा, ठीक है। एंड सेम अगर हमको इसका पावर चाहिए, कितनी पावर ये कंज्यूम कर रही है, तो हम क्या करेंगे, करंट इनटू वोल्टेज, मतलब 0.050 इंटू 5 कर देंगे तो इसका पावर निकल जाएगा और हमको पता चल जाएगा कि एलईडी कितनी पावर कंज्यूम कर रही है, ठीक है। ओके। यू कैन गो थ्रू विथ दिस एग्जाम्पल। या क्वेश्चन था, सॉरी आई थिंक मुझे लगा कुछ और है, बट इट वाज क्विज कि अगर हम 9 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करते हैं अक्रॉस द 450 रजिस्टर तो करंट कितना होगा। तो इसका तो कैसे निकालेंगे, इसका हम 9 डिवाइडेड बाई 450, राइट। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.02 एम्पियर। हाँ, अब हम बात करते हैं सबसे पहले तो कोर कंपोनेंट्स की, राइट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है सर्किट डिज़ाइनिंग के अंदर। कि सबसे जब आप सर्किट डिज़ाइन करने जाओगे सबसे पहले तो आप कंपोनेंट आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए, कौन से कंपोनेंट किस तरीके से डिनोट करते हैं, किसका सिंबल क्या होता है और किसका फुटप्रिंट कैसा होता है। आपने आई थिंक इनमें सारे कंपोनेंट के साथ डील किया होगा। रजिस्टर और कैपेसिटर किया है, ट्रांजिस्टर में किया है,
एलईडी किया है, इंडक्टर और रेगुलेटर और आईसी बाकी है। ठीक है, तो रजिस्टर आपने किया है, कैपेसिटर को हम क्यों यूज़ करते हैं, आपको पता है कैपेसिटर क्यों यूज़ किया जाता है? हाँ, डिस्चार्ज और चार्ज का जब होता है तो हम्म, मतलब। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो हम कैपेसिटर को यूज़ करते हैं स्टेबल पावर, जो पावर सप्लाई होती है उसको स्टेबल करने के लिए, राइट। क्योंकि कई बार क्या होता है कि करंट या वोल्टेज ज़्यादा होता है एक कंपोनेंट जो हम आउटपुट में देने एज आउटपुट यूज़ करते हैं, जैसे एलईडी हो गया, बजर या मोटर हो गया। अगर हम उसकी स्पेसिफिकेशन से, मतलब सब कंपोनेंट की स्पेसिफिकेशन रहती है कि कौन कितने करंट या वोल्टेज सप्लाई करता है, राइट। जैसे कि ई एस पी 32 है, अब ई एस पी 32 को एक्चुअली ये सपोर्ट करती है 3.3 वोल्ट, राइट। अगर हम इसको 10 वोल्ट दे देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी। तो एक तो वो तो होता है ओवर वोल्टेज, लेकिन दूसरा होता है करंट फॉर्म में। करंट कैसे, कि करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना ज़्यादा रहा कैपेसिटर मतलब या जो कंपोनेंट है एलईडी वगैरह वो हैंडल नहीं कर पाया, तो उस केस में क्या होगा, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को या करंट को स्टेबलाइज करने के लिए हम कैपेसिटर को यूज़ करते हैं, ताकि इसके अंदर पहले वोल्टेज जो चार्ज है वो स्टोर हो और फिर स्मूथली वहाँ से फ्लो हो, जितना हम जिस स्पीड में हम चाहते हैं उस अकॉर्डिंग। तो कैपेसिटर हम उसके लिए यूज़ करते हैं। कैपेसिटर हम दो टाइप से यूज़ करते हैं, एक तो होता है हमारे इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, दूसरा होता है हमारे सेरेमिक कैपेसिटर। डिफरेंस पता है आपको दोनों में? नहीं। सेरेमिक कैपेसिटर वर्सेस इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर आपने देखे होंगे। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, माइनस प्लस दोनों होते हैं। सेरेमिक कैपेसिटर के अंदर माइनस प्लस नहीं होते हैं। ये हम मोस्टली जब हम कम कैपेसिटेंस की ज़रूरत पड़ती है तब हम यूज़ करते हैं, राइट। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर हम ज़्यादा वोल्ट जैसे कि इनकी रेटिंग होती है कि ये 25 वोल्ट लिखा है, तो मतलब ये अप टू 25 वोल्ट तक सप्लाई कर सकता है, और इसकी रेटिंग होती है माइक्रोफेरेड, 4700 माइक्रोफेरेड। कैपेसिटर की यूनिट क्या होती है, फेराइड में हम मेजर करते हैं कैपेसिटर को। माइक्रोफेरेड कितना होगा, 10⁻⁻⁶। तो कैपेसिटर की इस टाइप से मल्टीपल यूनिट्स होते हैं। माइक्रोफेरेड, नैनोफेरेड भी तक भी चला जाता है कई बार। जैसे कि जो सेरेमिक कैपेसिटर होते हैं ये कई बार नैनोफेरेड में भी आते हैं। इतने स्मॉल कैपेसिटेंस की ज़रूरत होती है कई बार हमको। ये जो ऊपर आप देख रहे हो ब्रिक जैसा, ये एसएमडी फॉर्म में आता है कंपनी, मतलब यही सेम ही कैपेसिटर है बट ये थ्रू होल है। थ्रू होल का मतलब क्या होता है, जिनको हम पीसीबी के अंदर थ्रू होल माउंट करते हैं, राइट। पीसीबी के अंदर हमको उसके लिए होल क्रिएट करना पड़ेगा, फिर होल के अंदर हम ये दो टर्मिनल डालेंगे और शोल्डर करेंगे, तो ये थ्रू होल होते हैं। एसएमडी क्या होता है, एसएमडी सरफेस माउंट होते हैं, मतलब हम इसको डायरेक्टली ऊपर रखेंगे और ये जो दिख रहा है एल्यूमिनियम की लेयर, इसके पास हम इसके थ्रू शोल्डर कर देंगे। तो इनमें भी होल्स नहीं होते, इनके लिए पीसीबी में हमें होल्स नहीं करने पड़ते, हम डायरेक्टली प्लेस करते हैं पीसीबी पर और शोल्डर करते हैं। बट ये बहुत बारीक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो इनको हमको बहुत एक्यूरेसी के साथ करना पड़ता है। सेम इसके अंदर भी देखोगे तो ये हम होल्स के थ्रू इसको असेंबल करते हैं, ये वाले हम डायरेक्टली सीधा माउंट कर देते हैं बिना होल्स के। ठीक है, ये हम कंपोनेंट टाइप में भी देखेंगे। तो ये थे हमारे कैपेसिटर। और उसके बाद अगर बात करें डायोड, तो डायोड बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। डायोड के अंदर जनरल जब पी इंजेक्शन डायोड आते हैं, शॉर्ट के डायोड आते हैं, आपका एलईडी आ जाता है, राइट, और आपका जेनाइड डायोड आ जाता है। तो डायोड जनरली हम यूज़ करते हैं टू डिफाइन फ्लो ऑफ और द डायरेक्शन ऑफ द करंट, राइट। कई बार क्या होता है कि जब आप कुछ बड़ी चीज़ों से डील करते हैं ना, जैसे रिले या मैकेनिकल कुछ भी ऐसी चीज़ से डील कर रहे हैं जो बैक करंट मार सकता है। जैसे कि अगर आपने एक एग्जांपल देखा होगा मोटर, राइट। अब मोटर क्या होता है, मोटर दो टाइप की होती हैं। एक होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, करेक्ट, कि हम उसको कनेक्ट करेंगे किसी 5 वोल्ट या 10 वोल्ट सोर्स के साथ, वो चल जाएगी। एक मोटर की एक और फंक्शनलिटी होती है
कि वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, जस्ट ऑपोजिट। और ये क्यों होता है? क्योंकि मोटर किस बिहाफ पे काम करती है? मैग्नेट्स के ऊपर, राइट। जब एक रोटर, एक स्टैटिक रोटर दो मैग्नेट के बीच में घूमता है तो उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। लेकिन अगर हम उसी मोटर को मैनुअली घुमा देंगे तो उससे क्या होगा? उससे भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होगा मैग्नेट और उसके बीच में, स्टार्टर के बीच में। तो उससे क्या होता है? करंट जनरेट होता है कई बार। तो मोटर के केस में बहुत ज़्यादा होता है कि जब मोटर, लेट से हमने बंद तो कर दी मोटर को, लेकिन मोटर फिर भी घूम रही है, उस केस में क्या होता है? एक अनवांटेड करंट या रिवर्स करंट जनरेट होता है। सेम गोस विथ रिले आल्सो। जब रिले ऑन करते हैं तो उसके थ्रू भी कुछ करंट बैक आता है। तो ऐसा मल्टीपल कंपोनेंट के साथ होता है कि करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आने लगता है। उसमें उससे क्या होता है कि कई बार जो उस रिवर्स करंट को हैंडल नहीं कर पाते कंट्रोल लाइक ESP32, तो वो उस चीज़ को डैमेज कर देता है, राइट। लेकिन अगर हम डायोड यूज़ करेंगे तो डायोड का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? डायोड कभी भी करंट को अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो नहीं होने देगा, राइट। तो हमें करंट, डायोड हमेशा करंट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होने के लिए अलाउ करता है, राइट। सो डायोड वर्क ए वन वे वॉल्व फॉर करंट ब्लॉक रिवर्स फ्लो। और डायोड की अगर हम बात करें तो हम जनरल केस में इस टाइप के डायोड यूज़ करते हैं। ये होता है PN जंक्शन डायोड, ठीक है। बाकी डायोड इस टाइप के होते हैं जिसमें आपका LED भी आता है। LED भी क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। इसी तरह PN जंक्शन डायोड रहता है आपका, ये हमारा नॉर्मल डायोड जिसको हम बोलते हैं। वेक्टर डायोड, शॉटकी डायोड, फोटो डायोड, आई थिंक ये आपने पढ़े होंगे आपके सेकेंड ईयर में। ठीक है, तो आपको डायोड, कैपेसिटर और रेजिस्टर समझ आ गया होगा। LEDs is a part of diode, right? A diode that emit light always need a series resistor, right? अगर हम LED के साथ में एक रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट नहीं करेंगे तो LED क्या हो जाएगी? डैमेज हो जाएगी। कभी गलती से भी LED डायरेक्ट किसी कंट्रोलर के साथ, बिना रजिस्टर के साथ यूज़ नहीं करना है, ठीक है। और उसके बाद ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर वर्क एज अ स्विच और एज अ एम्पलीफायर, लाइक इट इज़ अ काइंड ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लॉजिक। सो ट्रांजिस्टर हम यूज़ करते हैं जब हमको किसी टाइप की स्विचिंग करनी होती है। स्विचिंग का मतलब मैं आपको थोड़ा बेटर तरीके से समझाता हूँ। देखो, अगर हमको एक स्मॉल वोल्टेज से एक थोड़ा सा ज़्यादा वोल्टेज की कोई चीज़ या फिर कोई कंपोनेंट ऑन ऑफ करना है तो हम उस चीज़ के लिए कैसे करेंगे? बताइए। जस्ट एन एग्जांपल, आप एग्जांपल लेते हैं वाटर टैप का, ठीक है, कि आपने देखा है कभी किसी किसी स्टोरेज के अंदर वाटर फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। आपने डैम देखे हैं वाटर के, बड़े बड़े डैम जो रहते हैं तालाब के पास में, तो वहाँ पे इतना सारा पानी निकालने के लिए अब कोई मैनुअली गेट खोलने जाएगा तो जाहिर सी बात है दिक्कत है, डायरेक्टली तो हम नहीं खोल सकते हिट करके गेट, राइट। उसके लिए हम क्या करेंगे? कुछ ना कुछ ऐसा लगाएंगे कि स्मॉल एफर्ट में वो इतना इतना फास्ट फ्लो जो वाटर का है, हैवी फ्लो है, राइट, उतना हैवी फ्लो को अलाउ कर सके। लेकिन कैसे? कि हम कुछ ना कुछ ऐसा स्विच रखें अपने पास कि हम यहाँ से उसको ऑन ऑफ कर सकें उस केस में, राइट। तो सेम ऐसा ही होता है कि जैसे मुझे कोई 12 वोल्ट की मोटर ऑन ऑफ करनी है, राइट, लेकिन मेरे पास है ESP32 और मुझे ESP32 से करना है, लेकिन ESP32 सप्लाई करता है 3.3, ठीक है। अब मैं ESP32 के पिन को डायरेक्टली 12 वोल्ट से कनेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो इसको जला देगी, तो लेकिन हमको स्विच करना है। तो ट्रांजिस्टर हम किस केस में यूज़ करते हैं? जब हमको कि मैं 3.3 से इस ट्रांजिस्टर के थ्रू स्विच करके
जो 12 वोल्ट है उसको फ्लो करूँ मोटर के अंदर, लेकिन वो जो करंट और वोल्टेज है इसके अंदर नहीं आना चाहिए, ESP के अंदर। ठीक है, तो गेट एक रहता है गेट, एक रहता है इमीटर, सॉरी गेट तो दूसरे ट्रांजिस्टर के अंदर रहता है, एक रहता है आपका बेस, इमीटर और कलेक्टर। ठीक है, तो बेस के अंदर क्या रहता है कि यहाँ से हम 3.3 देंगे, यहाँ पे एक पावर सप्लाई 3.35 वोल्ट देंगे, जो कि एक मतलब मिनिमम वोल्टेज इस ट्रांजिस्टर को ट्रिगर करने के लिए। जैसे ही हम इसको पावर सप्लाई देंगे तो ये क्या करेगा, कलेक्टर और इमीटर को शॉर्ट कर देगा। राइट, शॉर्ट करने का मतलब क्या हो गया कि दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब 12 वोल्ट अगर हम कलेक्टर से देंगे यहाँ से, तो इमीटर पे वो आने लग जाएगा। गॉट इट? तो हमको पावर सप्लाई यहाँ से यहाँ फ्लो हो जाएगी। सो मोस्टली वी यूज ट्रांजिस्टर फॉर द काइंड ऑफ स्विचिंग पर्पस। ट्रांजिस्टर का यूज़ मल्टीपल, उसमें अगर आपने अगर डिस्प्ले देखी हो 7 सेगमेंट डिस्प्ले, उसके अंदर हम ट्रांजिस्टर का जनरल पर्पस यूज़ करते हैं, या फिर पावर सप्लाई में ट्रांजिस्टर का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम। लेकिन फास्ट स्विचिंग के केस में जब हम स्मॉल लेवल वोल्टेज के में डील कर रहे होते हैं, ट्रांजिस्टर और भी टाइप के होते हैं। ये एक हमारा BJT होता है, और एक और कौन सा होता है, एक BJT होता है और एक और कौन सा होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के अलावा? मॉसफेट सुना आपने? हाँ मॉसफेट। हाँ, एक और होता है मॉसफेट। राइट, ट्रांजिस्टर फॉर्म होता है, उसके कन्फिग्रेशन अलग रहती हैं। तो आपको कुछ बेसिक कंपोनेंट खुद से पढ़ने पड़ेंगे। राइट, मॉसफेट क्या रहता है, और आई थिंक आपने पढ़े भी होंगे ये चीज़ें, आपने डेफिनेटली आपके सेकेंड या थर्ड ईयर में बहुत अच्छे से पढ़ी होंगी मॉसफेट और ट्रांजिस्टर, बट माइट भी ट्राई ना किया हो, इसलिए शायद अभी थोड़ा सा एक बार सेकेंड और नहीं, सेकेंड और थर्ड ईयर में, मतलब थर्ड ईयर में अभी मॉसफेट आ रहा है, फर्स्ट और सेकेंड में नहीं आया था। थर्ड ईयर में आ रहा है मॉसफेट। हम्म। ठीक है, फिर बढ़िया बढ़िया उसको और भी। IC is kind of many component into a single package, a black box function. IC kind of brain for the electronics, right, which can handle multiple things like जनरल पर्पज़ के लिए हम अलग अलग IC वो आते हैं, जैसे कि हमको एनालॉग वैल्यू से डिजिटल वैल्यू में कन्वर्ट करनी है, उसके लिए IC आती है। डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करना है, उसके लिए IC आती है। कभी हमको पावर कम करना है तो उसके लिए भी IC आती है। और IC के मल्टीपल फंक्शन हो सकते हैं, हमको स्विचिंग करनी है मल्टीपल ट्रांजिस्टर को, जैसे कि हमको 10 ट्रांजिस्टर या 100 ट्रांजिस्टर लगाने हैं किसी चीज़ में, तो हम चाहें तो उस चीज़ को एक IC के फॉर्म में भी कंबाइन कर सकते हैं, ताकि हमको बल्क सर्किट ना बनाना पड़े। देन इंडक्टर को हम यूज़ करते हैं मोस्टली एनर्जी स्टोर करने के लिए, या फिर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए हम इंडक्टर का यूज़ करते हैं। तो इंडक्टर कुछ बने बनाए भी आते हैं, राइट, और कुछ हम खुद से भी इंडक्टर बना सकते हैं। अगर आप इंडक्टर देखोगे तो आपने अगर यूज़ किया हो, इंडक्टर लिखना था भाई, अरे तो ये एक सिंबल होता है इंडक्टर के, और ये इस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। राइट, ये आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे, ये आपको पावर सप्लाई के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, या फिर वायरलेस चार्जिंग के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टाइप डिवाइस के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। ये इसके थ्रू होल होते हैं, जब आपको होल्स के अंदर लगाना होता है तो इस टाइप का भी यूज़ कर सकते हो, कि जब आपको डायरेक्ट माउंट करना होता है तो आप ये इस टाइप के फॉर्म में आते हैं इंडक्टर। कुछ भी कंपोनेंट हो गया, मैक्सिमम कंपोनेंट दो ही फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, SMD और थ्रू होल। देन सेम गोज द रेगुलेटर। रेगुलेटर काइंड ऑफ IC जो क्या करती है कि वोल्टेज को एक कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट करती है। जैसे कि आपने एक बहुत अच्छी IC का नाम सुना होगा 7805, राइट। 7805 क्या करती है, 7805 का मतलब है कि वो कांस्टेंट 5 वोल्ट देती है। आप उसके इनपुट में 12 वोल्ट तक दे सकते हो, 12 आई थिंक 15 या 18 तक दे सकते हो। तो वो अगर 12 से 7, 8, 10 होता है इनपुट वोल्टेज तो दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका जो आउटपुट है उस पर 5 वोल्ट ही आएगा कांस्टेंट, वो नहीं बदलेगा 5 वोल्ट या फिर
और भी ऐसे आईसी होते हैं जैसे AMS1117, तो उसमें 3.3 रहते हैं कि इसके आउटपुट कांस्टेंट 3.3 आएगा। आपके पास ESP32 है अभी? अभी नहीं, अभी नहीं है, ठीक है। प्रोजेक्ट में यूज किया था तो वो तो नहीं अभी। आपने देखा होगा ESP32 को एटलीस्ट, हाँ। है ना? तो अगर हम ये वाला ESP32 ले लें, अगर इसके अंदर देखोगे ना, ये देख रहे हो 3 पिन, अरे क्या हो गया इसको, ये 3 पिन के आईसी देख रहे हो, हाँ। है ना? क्या, हाँ, तो ये जो आईसी है ये है हमारी रेगुलेटर आईसी। ये आईसी क्या करती है, जब हम यूएसबी लगाते हैं, ये यूएसबी तो हमारा मोस्टली पीसी का यूएसबी कितना देता है, 4.5 से लेके 5 वोल्ट के बीच में देता है ये वोल्टेज, ठीक है। लेकिन ESP32 कितना सपोर्ट करती है, 3.3 वोल्टेज पर ऑपरेट करती है। तो इसी के लिए इस बोर्ड के अंदर ये आईसी लगी होती है। ये करती है, ये हमारे 5 वोल्ट को 3.3 में कन्वर्ट करती है और ESP को देती है, ठीक। एक ये आईसी लगी होती है। ये आईसी क्या करती है, ये आईसी होती है यूएसबी ड्राइवर की आईसी इसको बोलते हैं, यूएसबी ड्राइवर के लिए। तो ये UART जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है ESP32 का, उसको यूएसबी में कन्वर्ट करती है। ESP32 के अंदर बिल्ट इन यूएसबी वो नहीं होता कि डायरेक्टली यूएसबी सप्लाई कर ले, राइट। इसके लिए हमको बीच में एक आईसी लगानी पड़ती है जो कि है ये वाली आईसी। इसको आई थिंक FTTI 3.3 भी बोलते हैं इस आईसी का नाम, या CP24012 इस टाइप कुछ नाम होते हैं इसके। तो ये एक आईसी होती है। अगर ये स्मॉल आप 3 पिन की ये वाला देखने में दोनों चीज़ें, तो ये ट्रांजिस्टर है, ये SMD फॉर्म में ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। ये स्विचिंग के लिए काम आते हैं। जनरली हम जब प्रोग्राम करते हैं ESP को, तो हमको 2 पिन को बहुत जल्दी स्विच करना पड़ता है, एक इसके बूट पिन को और दूसरी रीसेट पिन को। तो उस फास्ट स्विचिंग के लिए ये 2 ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं। बाकी इसके अंदर आप मल्टीपल रजिस्टर दे सकते हो SMD फॉर्म में। ये 2 दिख रहे हैं आपको राइट साइड में, बूट और इनेबल, ये हमारी SMD फॉर्म में पुश बटन है, जिनको हम प्रेस करके इसको रीसेट कर सकते हैं, और दूसरी बूट को हम यूज़ करते हैं मोस्टली प्रोग्राम अपलोड करने के लिए। बाकी ये जो दिख रही चिप आपको, ये ESP का सिस्टम ऑन चिप, मतलब चिप भी इसके अंदर है, ये इसका SOC है, सिस्टम ऑन चिप ESP का। इनको हम बर्क स्ट्रिप बोलते हैं। ये जो पिन्स आप देख रहे हैं जिनके अंदर आप जंपर वायर लगाते हैं ना, इनको हम बोलते हैं बर्क स्ट्रिप। बर्क स्ट्रिप भी 2 फॉर्म में होती है, मेल और फीमेल। जैसे बर्क स्ट्रिप, ये बर्क स्ट्रिप आपको कैसे कंपोनेंट में कहीं पर भी मिल जाती है। ये दिख रहे हैं, ये फीमेल बर्क स्ट्रिप होती है और ये वाली मेल बर्क स्ट्रिप होती है। तो ESP एक पूरा PCB है, राइट, ब्लैक कलर के अंदर एक PCB है। हम इनको माउंटिंग होल्स बोलते हैं। जो आपको होल्स दिख रहे हैं, ये माउंटिंग होल्स होते हैं कि इन पे हमको स्क्रू वगैरह से इसको फिट कर सकते हैं। तो ESP जस्ट लाइक अ PCB, जिसके अंदर एक आईसी इसके अंदर लगी होती है, इसके ऊपर ये इसको मॉड्यूल बोलते हैं, ये मॉड्यूल ESP का। और इस पूरे को क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है। ESP32 की आईसी इसके अंदर होती है। और अगर आपको देखना हो ESP32 की आईसी, तो ESP32S3 आईसी, तो आईसी कुछ इस टाइप में दिखेगी आपको। ये तो डेवलपमेंट बोर्ड है, ये होती है आईसी। एक्चुअल में ESP की आईसी ये होती है, ये अंदर शोल्डर होती है। और कई बार कंपनी में इसके जो प्रोडक्ट बनाते हो ना, तो इसके ऊपर काम करना पड़ता है कई बार। ये कई बार या तो हम इस आईसी के ऊपर काम करेंगे, या फिर जो इसको बोलते हैं SOC, जो भी आपको बताया था ना, ये वाला, ये होती है। तो हम चाहें तो इसको मंगा के पूरा इस टाइप का बोर्ड डिज़ाइन करके खुद का ESP32 बना सकते हैं, ठीक है। और अब ये पहले आता था माइक्रो USB के अंदर, ये देखोगे पहले माइक्रो USB बोलते हैं इसको, टाइप USB का माइक्रो USB टाइप। अभी ये टाइप C में भी आने, C टाइप में आने लग गया है इस टाइप का।
ठीक, तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ कंपोनेंट्स। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई डाउट इनमें अभी? नहीं? चलिए, तो फिर अगर डाउट नहीं हम आगे बढ़ते हैं। So every part has a value and rating. A resistor might 220 ohm and capacitors 100 microfarad and 25 volt. राइट, ये देखकर ही हम पहले कंपोनेंट जब हम परचेज करने जाते हैं हमको ये कुछ वैल्यूज हमको पता होना चाहिए कि हमको कौन सा रजिस्टर लगने वाला है और उसकी वैल्यू क्या होगी, तभी हम परचेज कर पाएंगे। राइट, जैसे कि अगर आपको किसी सर्किट के अंदर 220 ओम का रजिस्टर चाहिए, आपने डिफाइन कर लिया, ठीक है, तो उसके लिए हम अगर सर्च करेंगे 220 ओम प्राइस, तो ये कंपोनेंट हम कहीं से यहाँ परचेज कर सकते हैं, इसी अवेलेबल है। और रजिस्टर कई बार आपको 1 रुपये में या 45 पैसे के अंदर इस टाइप से मिल जाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कितनी यूनिट या क्या यूनिट का मंगा रहे। जब मैं अगर बोल दूँ यहाँ पे 220 माइक्रोफेरेड 25 वोल्ट इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, तो आपको ऐसा प्रॉपर लिखना पड़ेगा, तब जाके आप इन कंपोनेंट को परचेज कर सकते हो इधर से। ठीक, इसलिए आपको रेटिंग और वैल्यू दोनों पता होना चाहिए। आपको कलर कोडिंग आती है रजिस्टर की? हाँ, वो पता है। ठीक है, बढ़िया। राइट, और पता है तो बाकी नॉर्मल जीरो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? ब्लैक, ब्राउन 1, रेड 2, 3 के लिए ऑरेंज, ऐसा? ओके। 3 के लिए ऑरेंज, रेड 2 के लिए होता है, और येलो होता है 4 के लिए, ग्रीन होता है 5 के लिए, वायलेट होता है 6 के लिए आई थिंक। तो इस टाइप से आप रजिस्टर कलर कोडिंग भी डायरेक्टली देख के पता कर सकते हो। अगर नहीं देख के इस कन्फ्यूज़न हो रहा है तो मल्टीमीटर के अंदर भी फीचर होता है। राइट, मल्टीमीटर आपने यूज़ किया हुआ, तो मल्टीमीटर के थ्रू भी आप जो मीटर आता है इसके थ्रू भी आप इसके अंदर एक नॉब होती है कहीं पे सेट करने के लिए, जैसे कि इसके अंदर देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, कहाँ पे ये दिख रहा है, ये वाला सेक्शन 200 ओम, 2000 ओम, 20K, 200K, 2000K। तो हम इसकी जो पिन है, जिसकी नोब है मल्टीमीटर की, इस पर सेट करके दोनों वायर को रजिस्टर के आसपास लगा के हम उसका रेजिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमको पता होना चाहिए, ये सेट हमको ऐसा करना है कि अगर रजिस्टर 2000 ओम 2K के और नीचे है तो हम यहाँ पे सेट करेंगे। राइट, अगर वो मान लो कि आपने सेट किया 2000 ओम पे और वो है 5K का, तो फिर इसमें नहीं आएगा, उसके लिए आपको 20K पे सेट करना पड़ेगा, 5 के 20K से कम है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, हमको जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करना होता है उसके आसपास के हम उसको मैक्सिमम पे सेट करते हैं, तो डायरेक्टली हम इस मल्टीमीटर के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। चलिए, छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, विच कंपोनेंट यू यूज टू गेट अ क्लीन फिक्स्ड 3.3 फॉर माई कंट्रोलर फ्रॉम 9 वोल्ट बैटरी? आपके पास 9 वोल्ट की बैटरी है, लेकिन आपको 3.3 देना है माइक्रो कंट्रोलर को, जस्ट लाइक ये स्पेशली 2, तो आप कैसे प्रोवाइड करोगे उसको? क्या यूज़ करोगे, रजिस्टर यूज़ करोगे या वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ करोगे? वोल्टेज रेगुलेटर। करेक्ट, वोल्टेज रेगुलेटर। हाँ, तो हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, अगर आपके पास वोल्टेज रेगुलेटर नहीं हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, रजिस्टर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमको मल्टीपल रजिस्टर वोल्टेज को डिवाइड करना पड़ेगा। उसके लिए हमारा पावर का वेस्टेज होगा और उतना एक्यूरेट वोल्टेज हमको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, मतलब रजिस्टर के थ्रू आप वोल्टेज को डिवाइड कर सकते हो। जैसे 9 वोल्ट है तो आप दो सेम वैल्यू के रजिस्टर लगा के, दो सेम वैल्यू के रजिस्टर सीरीज में लगा के आप 9 वोल्ट को आधा आधा डिवाइड कर सकते हो। 9 वोल्ट का आधा कितना होगा आपका? 4.5। तो इसे रजिस्टर के थ्रू हम वोल्टेज और करंट को भी डिवाइड कर सकते हैं। चलिए,
चलिए अब हम कीकैड साइड की तरफ जाएंगे, उसके पहले हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। अभी तक आपने सर्किट डिज़ाइन किया होगा आई थिंक किसी सॉफ्टवेयर से, राइट? तो कीकैड एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, अगर आप सर्च कर सकते हो कीकैड डाउनलोड करने के लिए कीकैड डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको विंडोज़ का ऑप्शन मिल जाएगा। विंडोज़ के ऑप्शन में आप इसमें से कुछ भी एक सिलेक्ट करके, लाइक एशिया, अलीबाबा, कुछ भी एक सिलेक्ट करोगे। इसमें ऊपर वाला कर लेता हूँ, तो यहाँ से डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये डाउनलोड पे आप लगा सकते हो, अभी लगा दीजिए ताकि डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक सर्किट डिज़ाइनिंग हो रही थी कीकैड मतलब सॉफ्टवेयर के थ्रू, राइट? आप EasyEDA यूज़ करते थे, कीकैड यूज़ कर सकते थे, और भी ऐसे टूल्स आते थे, राइट? लेकिन अभी क्या हो गया, AI। तो अगर आज भी मैं AI से बोलूँ मुझे ये प्रोजेक्ट बनाना है, इसके लिए कोड लिखना है, राइट, तो मैं कुछ सेकंड के अंदर कोड लिखवा सकता हूँ AI से, करेक्ट? अगर मुझे सर्किट डिज़ाइन करवाना हो, लेट से हमें कोई बेटर एक स्मॉल सर्किट फाइंड करते हैं ऑनलाइन, कुछ आइडिया बताइए कुछ बेसिक सर्किट, स्मॉल सर्किट का सर्च करने के लिए। बताइए कुछ भी, एक छोटा सा PCB। नो आइडिया, अभी तो कुछ याद भी नहीं आ रहा। अरे इंजीनियरिंग में पता है दिमाग खोलना होता है, बंद नहीं करना होता है। बट कॉलेज ऐसा हो तो फिर बंद हो सकता है, मैं क्या उसके भी नहीं बोल सकता कुछ। कैसा है तुम्हारा कॉलेज, कैसा है? मेरा कॉलेज हम्म, अहमदाबाद में गांधीनगर साइड। कैसा है? अच्छा है। हेलो। हाँ, आपका कॉलेज कैसा है, मतलब बेटर है या फिर बाकी कॉलेज जैसा है? मतलब अच्छा है, इतना भी अच्छा नहीं है लेकिन चल सकता है, गवर्नमेंट है वैसे। जैसे गवर्नमेंट कॉलेज है फिर तो और भी दिक्कत होगी। चलिए, तो जैसे कि हमको ये PCB बनानी है, ठीक है, एक पावर सप्लाई आपको बनानी है, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमको एक कोई बेटर आइडिया लेते हैं, LDR लाइट स्विच सर्किट। एक सिंपल सा LDR का सर्किट हम लेते हैं। ठीक है, ये वाला सर्किट ले लेते हैं। ये समझ आ रहा है आपको थोड़ा सा? इसमें क्या दिख रहा है आपको, बता सकते हो कौन कौन से कंपोनेंट हैं इसके अंदर? वो LDR रीडिंग है, और ये एक ट्रांजिस्टर दिया है, और दो रजिस्टर है। हाँ, ये रजिस्टर कौन सा है? वेरिएबल रजिस्टर, मतलब इसका रजिस्टर हम वेरी कर सकते हैं हाँ, पोटेंशियोमीटर में। पोटेंशियोमीटर, हाँ। ठीक है, ये रजिस्टर हमने LED के सपोर्ट के लिए लगाया कि हम LED के साथ हमेशा सीरीज में रजिस्टर लगाएंगे, और ये LDR है, ये यहाँ से हम 9 वोल्ट या 12 वोल्ट का पावर सप्लाई दे सकते हैं। ठीक है, तो इस सर्किट से होगा क्या कि जैसे ही LDR की वैल्यू थ्रेशोल्ड से कम या ज़्यादा होगी, तो उस हिसाब से हमारी LED की क्या होगा, ऑन ऑफ होगा, और वो थ्रेशोल्ड हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इट्स काइंड ऑफ एन एग्जांपल ऑफ स्मार्ट स्ट्रीट लाइट, जहाँ पे आपने देखा होगा कि स्ट्रीट लाइट जो लगी रहती हैं वो शाम के टाइम ऑटोमेटिक चालू हो जाती है, राइट? तो किस बिहाफ पे होती है, ब्राइटनेस डिटेक्ट करके। ठीक है, तो
अगर ये डिज़ाइन करना हो या फिर हमको इस टाइप का कॉम्प्लेक्स सर्किट डिज़ाइन करना हो इस टाइप का, अगर सेम चीज़ हमको लेट से कि क्योंकि आपको सर्किट मल्टीपल मिल जाएंगे, सर्किट आपको ये भी मिल जाएगा, ठीक है। एक आईसी लगा सकते हैं, फिर एक रजिस्टर लगा सकते हैं, एक रिले लगा सकते हैं, ताकि हम जो बड़ी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस उनको ऑन ऑफ कर पाएँ। इस टाइप के बना सकते हैं, राइट। या फिर हम इतना कॉम्प्लेक्स और बना सकते हैं। तो ये हमारी एक्यूरेसी के ऊपर है कि हम कितना कॉम्प्लेक्स सर्किट बनाना चाहते हैं। तो अभी हम एग्जांपल के लिए वही वाला ले लेते हैं, ये वाला, कि हमको ये सर्किट अभी बनाना है, ठीक है। जनरल मेथड इसका क्या होगा कि हम की कैड सॉफ्टवेयर में पहले क्या करेंगे, स्कीमेटिक बनाएंगे। स्कीमेटिक में ये सारे कंपोनेंट ढूंढेंगे और फिर इनको प्लेस करेंगे, फिर ये सारे कंपोनेंट एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे, फिर चेक करेंगे एक डिज़ाइन रूल के थ्रू कि हमारे सारे कंपोनेंट करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। अगर करेक्ट हुए फिर हम फुटप्रिंट असाइन करेंगे एक एक कंपोनेंट को कि इसका एक्चुअल फुटप्रिंट क्या है। फुटप्रिंट असाइन करने के बाद हम लेआउट में जाएंगे, लेआउट में सारे कंपोनेंट को अलग अलग एक्यूरेट जगह प्लेस करेंगे, नेट के थ्रू कनेक्ट करेंगे, फिर डीआर से चेक करेंगे। अगर सब ठीक रहा तो फिर इसके ऊपर हम लेयर लगाएंगे, कॉपर लेयर, फिर हम इसको मास्किंग करेंगे ताकि पीसीबी एक्यूरेट फॉर्म में कट हो पाए। फिर उसके बाद 3D व्यू देखकर हम इसका कर्वर फाइल जनरेट करेंगे। इतनी सारी मल्टीपल प्रोसेस होती हैं। अगर ये सर्किट आपको आज दे दिया जाए आपके यहाँ पे एज ए, कि आप एज ए फ्रीलांसर हो और आपको सर्किट दिया जाए तो आप कितने दिन में बना दोगे ये? क्या मतलब पीसीबी, प्रॉपर पीसीबी आपको बना के डिलीवर करना है क्लाइंट को, तो आपको अच्छा, ओके। हाँ, कॉलेज प्रोजेक्ट नहीं, एक इंडस्ट्रियल तीन, प्रोजेक्ट है। ओके। तो कितना टाइम लोगे आप? 4-5 मतलब 4-5 दिन तो लगेंगे वो सब करने में, और डिलीवर के साथ करना है, डिलीवरी भी करनी है तो लगेंगे 7-8 दिन, ऐसा तो कुछ लगेगा शायद। डिलीवरी मतलब आपको फाइल देनी है, गर्बर फाइल पीसीबी की, प्रिंट करके नहीं। अच्छा, अच्छा, ओके। फिर भी 2 दिन, 3-4 दिन तो लगेंगे। 3-4 दिन लगेंगे, ठीक है। हम इसको डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो अब हम्म, अगर हम मान लो आपकी जॉब लगी, ठीक है, अब आप इलेक्ट्रॉनिक में हो और आप हम्म, प्रिपेयर कर रहे हो इस चीज़ के लिए। अब अपन यही काम एआई से करवा के देखते हैं कि उसको कितना टाइम लगता है, ठीक है। अब क्लाइंट को मतलब है कि उसका पीसीबी बनना चाहिए और वो भी कम कॉस्ट हम्म, में। तुम बनाओगे तुम भी कुछ पैसे लोगे, ठीक है। अब आई होप मेरा लिमिट ख़त्म नहीं हुआ हो, बट आई थिंक लिमिट ख़त्म होने वाला है। चलिए तो हम क्लाउड खोल लेते हैं पहले तो। क्लाउड आपने यूज़ किया है? हाँ। हाँ। तो क्लाउड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? एक तो बंद हो गया भाई। क्लाउड को हम कैसे यूज़ करते हैं? क्लाउड को हम या तो हम एक यहाँ पे यूज़ करते हैं इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे हमें कुछ करवाना हो तो हम उसको इस टाइप से इधर से यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हम्म, दूसरा हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको, कोड के अंदर, मतलब ये प्रो प्लान के अंदर जब आपके पास प्रो है तब आप वैसे यूज़ कर सकते हो कि जैसे ये मेरा प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब इसके अंदर मल्टीपल फाइल्स हैं, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, एक एक फाइल के अंदर हज़ारों लाइन से कोड है और एक फोल्डर के अंदर मल्टीपल फाइल्स हैं। तो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, महीनों से काम चलता आ रहा है इस पर। तो एक क्लाउड ये होता है कि ये पूरे कोड खुद ही कर रहा है, ठीक है। दो दो प्रोजेक्ट पे खुद काम कर रहा है, ठीक है। ये क्लाउड का एक तो तरीका होता है यूज़ करने का। दूसरा तरीका क्या होता है, एक क्लाउड का तरीका होता है क्लाउड डेस्कटॉप वर्जन, ठीक है। डाउनलोड क्लाउड या इंस्टॉल क्लाउड, ठीक है। तो हम यहाँ से क्लाउड का डेस्कटॉप वर्जन क्लाउड डाउनलोड फॉर द विंडो, आप यहाँ से क्लाउड डाउनलोड कर सकते हो विंडो के लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है क्लाउड। मैं सर्च करूँगा तो ये मेरा विंडो के अंदर क्लाउड ऐप बना हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो
कीकैड होता है, कीकैड सॉफ्टवेयर। कीकैड सॉफ्टवेयर हम सर्किट डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करते हैं, ये वाला। ठीक है, तो ये हमारे प्रोजेक्ट है कि अगर आप नॉर्मली बनाओगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, स्कीमेटिक बनाओगे। ठीक है, तो स्कीमेटिक हम यहाँ बनाते हैं, लेआउट हम इधर बनाते हैं। ठीक है, ये जो आप बोल रहे हो 3 से 4 दिन है काम, मतलब 3 से 4 दिन का काम आप इसी में करने वाले हो, करेक्ट। अब इसके हाँ। अंदर एक और, अब देखो ये फाइल्स क्या होती हैं अल्टीमेटली। अगर बात करें कि ये जो कीकैड सॉफ्टवेयर है या फिर जो भी सॉफ्टवेयर हम बना जिस पे हम काम करते हैं, वो सॉफ्टवेयर बनता है किसमें है, कोडिंग से बनते हैं ये सॉफ्टवेयर भी, हम्म। राइट। तो इनके अंदर स्क्रिप्ट भी होती है, जैसे कि अगर आप कीकैड के अंदर देखोगे, इसके अंदर पाइथन स्क्रिप्ट होती है। अगर मैं इस फाइल को कहीं ओपन कर ले जाऊँ, ओपन इन डायरेक्टरी, ओके। ठीक है, तो अगर जो फाइल हमारी प्रोजेक्ट फाइल बनती है वो किसमें बनती है, कई बार पाइथन के अंदर बनती है। आपने ट्राई किया है पाइथन लैंग्वेज? ठीक है, अगर आप देखोगे सी किया है। सी लैंग्वेज की है, हम्म। पाइथन भी लगभग वैसा होता है, सी से थोड़ा सिंपल होता है पाइथन और भी, राइट। तो जैसे आप देखोगे तो ये स्क्रिप्ट है, मतलब इनकी बहुत सारी फाइल कोडिंग के थ्रू बनती है और इज आउटपुट। तो हम क्या करेंगे, हम सर्किट, अब एआई क्या है ना, खुद से कभी भी जैसे हम कर्सर चला रहे हैं, मतलब माउस को यूज़ कर रहे हैं कर्सर के थ्रू, ऐसा एआई यूज़ नहीं कर सकता हमारे डेस्कटॉप को। लेकिन एआई क्या कर सकता है, एआई कोड तो लिख सकता है। तो हम इसके थ्रू स्क्रिप्ट लिखवाएंगे डिज़ाइन करने के लिए कोड के, ठीक है। उसके लिए हम क्या बोलेंगे, अब देखो प्रॉम्प्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रॉम्प्ट कैसे देते हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट ज़रूरी है। हम ये बोलेंगे, हम प्रॉम्प्ट लिखने के लिए हमको क्या यूज़ करते हैं, सबसे बेटर प्रॉम्प्ट लिखने के लिए यूज़ करते हैं हम चैट जीपीटी। अगर मैं चैट जीपीटी को इमेज देता हूँ, उससे बोलता हूँ राइट प्रॉम्प्ट टू डिज़ाइन सर्किट थ्रू स्क्रिप्ट इन KiCad using Claude Desktop AI agent to design schematic, layout, Gerber means complete circuit end to end fast। ठीक है, अब मैं ये बोल दूँ प्रॉम्प्ट लिखना है इसको, चैट जीपीटी हमको यहाँ से प्रॉम्प्ट देगा। ठीक है, तो ये आपको मिल गई काफ़ी लंबी प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी से। चाहो तो आप डायरेक्टली क्लाउड को बोल सकते हो, बट प्रॉम्प्ट लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या बोलता हूँ, मैं ऑलरेडी सेट की प्रॉम्प्ट थी, यहाँ पे मैं जाता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ, ये प्रॉम्प्ट यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने। ठीक है, ऊपर लिख देता हूँ ताकि ये कंफ्यूज ना हो, न्यू प्रोजेक्ट, साइन इन करना पड़ेगा।
साइन इन हो गया। हो गया ना भाई, क्या चाहिए और इसको। ठीक है, अब हम इसको प्रॉम्प्ट दे देते हैं। बट आई थिंक बस मेरी क्लाउड के अगर यूज़ करते तो आपकी लिमिट रहती है, कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाती है। तो ये मेरी ऑलरेडी बाकी एजेंट 99% यूज़ कर चुके हैं। माइट भी बीच में अभी के लिए फ़िलहाल इंटरप्ट हो जाए। बट मेरा अच्छा इस ईमेल से था। आई थिंक आई हैव लॉग्ड इन विथ रॉन्ग जीमेल आईडी, बट स्टिल इट इज़ developing, I think. Okay, no, I have already fine here. So अगर आप इसको थोड़ा सा देखोगे, थोड़ा सा ओपन करके, तो दिख रहे हो कि क्या कर रहा है अभी। ये सोच रहा है बस, ठीक है। सीरीज बेस रजिस्टर अराउंड 1K वुड बी लिमिट करंट प्रोटेक्टेड फ्रॉम LDR मीनवाइल स्टिल सर्किट फंक्शन। मतलब एनालाइज कर रहा है, ये हमको सजेस्ट कर रहा है कि जो सर्किट है वो अच्छा है लेकिन उतना एक्यूरेट नहीं है जितना होना चाहिए, राइट। तो वो थोड़ा सा सजेस्ट कर रहा है। तो काइंड ऑफ ये अपने माइंड के अंदर सोच रहा है कि बाकी सिंबल वगैरह निकाल रहा है कि कैट के अंदर जो ट्रांजिस्टर है उसको सिंबल ऐसे है, ये निकालना है, ये वाला यूज़ करना है सिंबल। तो ये अब कुछ टाइम तक चलता रहेगा। शायद में अभी कुछ टोकन खर्च होंगे और यहाँ पर टाइम थोड़ा सा। तो जो काम आप अभी बोल रहे थे कि आपको करना है 3 या 4 दिन लग जाएंगे, वो ये काम मोस्टली मुझे लग रहा है 30 से 40 मिनट के अंदर, या फिर कह सकते हैं अगर अच्छा हुआ तो 3 से 4 मिनट के अंदर भी कर देगा, ठीक है। तो इसको बनाने दो सर्किट, हम देखेंगे राइट बाद में। तब तक हम की कैट एक्सप्लोर कर लेते हैं। आपका डाउनलोड हुआ की कैट? अभी तो नहीं है डाउनलोड, मतलब मैं कॉलेज में हूँ अभी, तो वहाँ पे तो मेरे पास लैपटॉप नहीं है, घर पे करना पड़ेगा। ओके, तो आप की कैट डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो कीकेट डाउनलोड करोगे आप तो आपको मोस्ट प्रोबली एक न्यू विंडो मिलेगा, जस्ट लाइक अ न्यू प्रोजेक्ट। मतलब अगर आप, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको मैनुअली बनाना है सर्किट तो मैनुअली आप कीकेट से कैसे बनाते हैं, राइट, बिना एआई के। तो मैं आपको एक बार वो बता देता हूँ। तो जैसे हम कुछ भी बनाने की LDR स्विच मैनुअली, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ये आप इस टाइप से प्रोजेक्ट बनाओगे, प्रोजेक्ट का नाम दोगे और आपका प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास 2 फाइल मिलेंगी। इसकी क्या होती है आपकी स्कीमेटिक, दूसरी आपकी होती है लेआउट फाइल, ठीक है। तो स्कीमेटिक जब आप ओपन करोगे आपको सिर्फ ब्लैंक पेज मिलेगा करने के लिए। बीच बीच में आपको क्लाउड को देखते रहना है। अगर ये परमिशन मांगता है तो परमिशन देनी होगी, ठीक है। तो हम इसको अलाउ कर देते हैं क्योंकि अब इसने फाइल्स क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। फेज़ 1 पे काम कर रहा है। तो सृष्टि कैसा लग रहा है कि जो काम आप बोल रहे थे 3 से 4 दिन में आप कर दोगे, वही काम क्लाउड 3 से 4 मिनट के अंदर कर रहा है? मतलब वो जो स्ट्रेस होता है वो कम हो जाता है। अच्छा। स्ट्रेस कम हो जाता है, हाँ, टेंशन नहीं अभी रहती। हमने किया था, अभी हमने किया था ये जो पूरा जो पीसीबी डिजाइन करनी थी वो किया था। हम्म, उसमें हमने 3-4 दिन लगा दिए थे, फिर भी एरर सॉल्व नहीं हो रही थी। अच्छा। तो आप अगर कंपनी के बिहाफ पे सोचो, कंपनी किससे काम करवाएगी? मतलब कंपनी को अगर सर्किट डिज़ाइन करवाना हो तो वो क्या आपको पैसे देके करवाएगी या क्लाउड से करवा लेगी? लॉर्ड भी चलाना भी आना चाहिए ना, जो भी होगा उनको चलाना भी तो आना चाहिए। करेक्ट।
तो सबसे बड़ी स्किल यही है अभी के लिए कि आपको क्लाउड मतलब एआई का यूज़ करते आना चाहिए कि आप एक्चुअल बना क्या रहे हो, क्यों बना रहे हो। तो एक्चुअल में इम्पोर्टेंट स्किल ये रह गई है अभी के टाइम पे। जस्ट सेम गोज विद द फर्मवेयर पार्ट, कोडिंग ऑल्सो, कि कोड लिख लेगा एआई, लेकिन कोड क्या लिखना है वो आपको बताना है। ठीक है। सो जैसे हम इसके अंदर आएंगे स्कीमेटिक के अंदर, तो यहाँ पे हमको फर्स्ट वाला ऑप्शन मिलता है प्लेस सिंबल का, सिंबल प्लेस करने के लिए। हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास सिंबल की लाइब्रेरी खुल जाएगी। ठीक है। तो जैसे मुझे एल चाहिए तो मैं सर्च करूँगा इधर एल। ठीक है ना, एल का ये सिंबल होता है, ये हमने ले लिया यहाँ पे। और क्या चाहिए था हमको, रजिस्टर। रजिस्टर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आर भी लिखूंगा तो रजिस्टर आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने रजिस्टर ले लिया एक। और क्या चाहिए था, डायोड। डायोड, एलईडी आई थिंक, राइट। हाँ। एक और क्या चाहिए था हमको, पोटेंशियोमीटर और सोर्स। पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर या फिर इसको हम बोल देंगे वेरिएबल, आर वेरिएबल, वेरिएबल रजिस्टर। ठीक है। और क्या चाहिए था, कुछ मिसिंग था, सोर्स और एक हमारा मिसिंग था मेरे हिसाब से आपका ट्रांजिस्टर। मैं BC547 ट्रांजिस्टर के भी नेम होते हैं। ट्रांजिस्टर दो टाइप, कौन से दो टाइप होते हैं ट्रांजिस्टर के अंदर, NPN और PNP। हाँ, तो अगर मैं मॉडल नंबर सर्च करूँगा कि ट्रांजिस्टर तो बहुत होंगे, तो मैं मॉडल नंबर सर्च करूँगा BC547, मिल गया सेम ट्रांजिस्टर। ठीक है। पावर सोर्स के लिए हम क्या करेंगे, टर्मिनल लेंगे, बैटरी के टर्मिनल, क्योंकि हम बैटरी इसके अंदर ले नहीं सकते, तो हम दो टर्मिनल लेंगे माइनस प्लस के लिए। ठीक है, तो ये आपके टर्मिनल हो गए। और कुछ चाहिए, आई थिंक नहीं, काम हो गया पूरा लगभग। अब हमको इनको कनेक्ट करना है आपस में। तो सबसे पहले अगर हम सर्किट की बात करें तो क्या था, हम क्या कनेक्ट करने, सबसे पहले हमारा आ रहा था, एक तो हमको ये रखना है LDR के नीचे क्या लगा हुआ था, LDR को एडजस्ट करने के लिए हमने लगाया था पोटेंशियोमीटर। तो हम इसको इसके नीचे ले आएंगे। फिर हमको LED लगानी थी पहले। देखो, अगर मूव करना हो इनको तो इन पे होवर करके M प्रेस करना है। M प्रेस करोगे तो मूव होने लग जाएंगे आपके कर्सर के साथ। फिर R प्रेस करोगे तो ये रोटेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे रोटेट कर सकता हूँ, मुझे ऐसा रखना है तो मैं इसे यहाँ पे रख लूँगा। ठीक है, मैं इसको नीचे लेके आता हूँ थोड़ा सा। फिर LED के साथ सीरीज में रजिस्टर करना है, इस पर क्लिक करूँगा, M प्रेस करूँगा, ये मूव होने लग जाएगा। ठीक है। LED की डायरेक्शन का ध्यान रखना है, ये पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है। ठीक है, रजिस्टर के अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होती, LDR के अंदर भी कोई डायरेक्शन नहीं होती, पोटेंशियोमीटर के अंदर भी कोई डायरेक्शन नहीं होती। और ट्रांजिस्टर में कहाँ कनेक्ट करना था, नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको रखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन किसे, या तो हम इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, मैंने एक नेट लिया, यहाँ कनेक्ट किया। ठीक है, यहाँ से कनेक्ट लिया, कनेक्ट किया। फिर हम यहाँ से लेते हैं नेट, इस पर कनेक्ट करते हैं, फिर यहाँ से नेट को ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ये छोटा सर्किट है, लेकिन अगर ये सर्किट बहुत बड़ा हो, ठीक है, तो हम इसको नेट के थ्रू ना करके
चाहे तो हम कॉमन सिंबल कॉमन लेबल के थ्रू भी कर सकते हैं। लेबल जैसे प्लेस नेट लेबल जो लिखा है, प्लेस नेट लेबल के थ्रू कैसे करेंगे, लेबल में दे दूंगा यहाँ पे कि लेट से मैंने बोल दिया यहाँ पे ट्रांजिस्टर का मुझे इमीटर कनेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं इमीटर लिख देता हूँ, कुछ भी नाम यहाँ पे यूनिक लिख देता हूँ, ये इमीटर है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इमीटर को यहाँ पे कनेक्ट कर दूँगा, या तो मैं डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकता हूँ, अदरवाइज नेट के थ्रू भी कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं जैसे यहाँ पे इसको पहले नेट से कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इमीटर कनेक्ट हो गया। अगर मैं ये इमीटर सेम कॉपी पेस्ट करके इधर लगा देता हूँ, तो ये और ये आपस में ऐसे ही कनेक्टेड हैं जैसे ये और ये कनेक्टेड है नेट के थ्रू, ठीक है। दोनों आपस में कनेक्ट हो गए। तो इसमें क्या होता है कि हमको इतना लंबा वायर हमको यूज़ नहीं करना पड़ता इस केस में। तो हम उससे क्या होता है, हमारा सर्किट जो है बहुत सिंपल दिखता है, ठीक है। तो हम इस टाइप से यहाँ भी कर सकते हैं। जैसे कि मुझे अब चाहूँ तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसको उठा के ऐसे कनेक्ट करूँ, ठीक है, या फिर यहाँ पर भी एक लेबल लगा दूँ बेस, और यहाँ पे कुछ भी नाम दे देता हूँ उसका, एक लेबल यहाँ पर, लेकिन नेम दोनों में सेम एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, ठीक है। तो हम लेबल के थ्रू भी कर सकते हैं। AI मोस्टली लेबल के थ्रू करता है, वो इतने नेट बना नहीं सकता, तो इसलिए वो नेट लगा लेबल के थ्रू करता है सारी चीज़ें, ठीक है। और क्या मिसिंग है, ये हमने कनेक्ट नहीं किया, हो गया अपना सर्किट कनेक्ट। हम इसको एस करके सेव करेंगे। अब ये होता है इलेक्ट्रिक ERC, इलेक्ट्रिकल रूल चेकर, मतलब आपने करेक्ट बनाया कि नहीं बनाया। दिख रहा है एरर्स कितने, 0, वार्निंग्स भी 0, मतलब सही बनाया। दूसरा स्टेज आता है यहाँ पे असाइन फुटप्रिंट, ठीक है, मतलब इनके फुटप्रिंट, ये थे सिंबल, फुटप्रिंट नहीं थे। फुटप्रिंट कैसे होते हैं कि एक्चुअल में कैसे दिखेंगे और कितना प्लेस कंज्यूम करेंगे। जैसे LED है, तो LED हम चाहें तो एक तो LED ऐसी ले सकते हैं, एक SMD में ले सकते हैं, या एक थ्रू होल में ले सकते हैं। तो जनरली हम 1206 SMD में यूज़ करते हैं। तो अगर SMD में यूज़ करेंगे तो इस टाइप की दिखेगी हमको, ठीक है। लेकिन अगर हम थ्रू होल में यूज़ करेंगे तो यहाँ पे लिखे THT, मतलब थ्रू होल। और थ्रू होल में भी अलग अलग mm की आती है, 3 mm, 5 mm। जनरली हम 3 और 5 mm यूज़ करते हैं। अगर आप देखोगे 5 mm की LED तो आपको ऐसी दिखेगी, ठीक है। ये इसका फुटप्रिंट है, मतलब LED इसी प्लेस, इस जगह इस टाइप से प्लेस होगी। आप चाहो तो इसका 3D व्यू भी देख सकते हो, ये इसका 3D व्यू है, ठीक है। इस टाइप की एक्चुअल में LED आपको दिखेगी। तो हम ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर डबल प्रेस करेंगे तो सिलेक्ट हो गया, ठीक है। और ये LED था, इसमें 3.5। दूसरा क्या है, स्क्रू टर्मिनल, कि हमको 2 स्क्रू टर्मिनल चाहिए बैटरी कनेक्ट करने के लिए। तो हमें वैसे लाइब्रेरी के अंदर ढूंढना पड़ेगा, बाकी आप जनरल पर्पज़ के लिए वैसे तो आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो कौन सा कैसे दिख रहा है। नहीं करना हो तो थोड़ा सा आपको कंपोनेंट का नॉलेज धीरे धीरे आएगा, वो आपको देखना है, प्रैक्टिस से ही आ पाएगा, ठीक है। अगर हम देखें टर्मिनल अपने गलत चूज़ कर दिए क्या, यहाँ पे है ना। पहले हम इसको देखते हैं राइट क्लिक करके, व्यू फुटप्रिंट, कहाँ दिखेंगे हमको, इस टाइप पे दिखेंगे, ठीक है। चाहे तो हम इसका 3D व्यू भी यहाँ पे देखेंगे, कुछ ऐसे दिखेंगे अगर प्लेस होंगे तो, ठीक है। हम और देखते हैं कि और कहाँ मिल सकते हैं हमको। फोनिक्स के टर्मिनल, फोनिक्स के 1x2 5 mm, हमको 2 चाहिए तो हम 2 ही वाला लेंगे, ठीक है। ये दिख रहा है, अगर हम इसको चेक करेंगे तो हमें कुछ इस टाइप दिख रही है, ये आपने देखा हो सर्किट के अंदर, PCB के अंदर इस टाइप का, ठीक है। तो हम 2 चाहिए, यहाँ पे लिखा हो 1x2, और P5.080 mm का मतलब है, और मतलब ये इसकी जो पिच है, P मतलब होता है पिच डिस्टेंस, तो वो 5 mm है। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब देखो इसने ऑटोमेटिक ट्रांजिस्टर और LDR का खुद ही ले लिया।
रजिस्टर हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमको थ्रू होल चाहिए या एसएमडी चाहिए, तो हम अभी एग्जांपल के लिए थ्रू होल ले लेते हैं। और हम अभी ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल 6 mm एक्सिस का, ये 27 mm बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये वर्टिकल है 9 mm, 7 mm वर्टिकल। अगर हम रेडियल देखते हैं तो ये कैसे दिखता है हमको, नहीं ये वो नहीं है। अगर हम पावर में ये देखते हैं, क्या ये सही है? नहीं, ये स्क्वायर में दिख रहा है तो ये नहीं है। एक्सिस्टिंग हॉरिजॉन्टल 15 mm, 7 mm आई थिंक ये होना चाहिए। ठीक है, ये दिख रहा है हमको इस टाइप का। अगर हम इसको 3D में देखेंगे, हाँ, तो रजिस्टर हमको कुछ इस टाइप का ही दिखता है, तो हम इसको फाइनल करते हैं। डबल क्लिक करके ये हो गया। अब इसे पोटेंशियोमीटर सर्च करना है हमको, तो उसके लिए हमको पोटेंशियोमीटर देखना पड़ेगा। अगर हमको डायरेक्टली इधर नहीं मिला तो हम इस साइड भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर रजिस्टर में जाएंगे तो इधर कहीं पे मिलना चाहिए आपको, आर वाले सिम लाइन में रजिस्टर एसएमडी, रजिस्टर थ्रू होल, पोटेंशियोमीटर थ्रू होल, ये दिख रहा है। पहले तो हम इसको यहाँ से वो हटाते हैं। अगर हम इसकी बात करें पोटेंशियोमीटर थ्रू होल, ठीक है, ये आ गया हमारे पास थ्रू होल पोटेंशियोमीटर। तो इसमें से हम कोई एक थ्रू होल पोटेंशियोमीटर चूज़ कर लेंगे। ये थोड़ा सा अलग लग रहा है, पोटेंशियोमीटर वर्टिकल। फिर हम इसको देखते हैं, हाँ, तो इस टाइप के पोटेंशियोमीटर मार्केट में अवेलेबल है, तो हम इस टाइप का पोटेंशियोमीटर सेलेक्ट कर लेंगे। हमारे कंपोनेंट सिलेक्शन हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अप्लाई सेव स्कीमेटिक। ठीक है, ये हमने अप्लाई सेव किया तो हमारे सभी स्कीमेटिक को ये असाइन हो गया। ठीक है, अब दूसरे स्टेप क्या, थर्ड स्टेप क्या होता है, लेआउट पे जाना। यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है लेआउट, स्विच टू पीसीबी एडिटर। ठीक है, अब यहाँ से हम अपडेट पीसीबी फ्रॉम स्कीमेटिक करेंगे। अपडेट पीसीबी किया, ये सारे कंपोनेंट जो आपने अभी सिलेक्ट किए थे वो यहाँ पे आ गए। ठीक है, मतलब ये आपकी पीसीबी है। अब आपके ये आपको अरेंज करना है कि कहाँ पे कौन सा कंपोनेंट, क्योंकि आपकी फाइनल पीसीबी यहाँ पे आप दिखने लग जाएगी। आपको व्यू करोगे, 3D व्यूअर में जाओगे, यहाँ पे आपको दिखेगा 3D व्यू, दिख रहा है सारे कंपोनेंट एक साथ पीसीबी पर। आपकी पीसीबी कुछ ऐसी दिखने वाली है।
हम्म, तो अब हमको ये सिस्टमेटिक अरेंज करना है कि बैटरी कैसे लगानी है, एलडीआर कहाँ रखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वैसे तो मैक्सिमम कंपोनेंट सही अरेंज है, बट फिर भी एक बार जो कंपोनेंट जो पास में होते हैं उनको ज़्यादा पास में रखेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारा एलडीआर और ये एक आसपास ही होने वाले हैं, हम थोड़ा चाहें तो इसको घुमा सकते हैं या फिर ऐसा भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये पास में तो ऑलरेडी पास में ही दोनों, तो एलईडी को रजिस्टर के पास होना चाहिए, तो यहाँ पर है ऑलरेडी, ठीक है। और बाकी ये जो है पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर आपका होना चाहिए मैक्सिमम, चाहो तो आप इसको दोनों को उठा के उधर कर सकते हैं और हम इसको उठा के इधर ला सकते हैं, ठीक है। अरे भाई यूजर प्राइस, ठीक है। और चाहो तो आप इसको सिर्फ घुमा भी सकते हो, आर क्लिक करके आप इसको रोटेट कर सकते हो। तो हम इस पर क्लिक करते हैं, इसको इसके साइड में लेकर आते हैं, थोड़ा सा घुमा लेते हैं ताकि कनेक्शन इसके सही हो पाए, ठीक है। इसको हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, और एलईडी को इसके बीच में ले आते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, इसको हम थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं, आई थिंक तो हमारा सर्किट ठीक दिखेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो दिख रहे हैं आप नेट स्मॉल, जो बहुत बारीक नेट आपको दिख रहे होंगे, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि ये कनेक्शन यहाँ पे कनेक्ट होने वाला है। और कनेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं हम, यहाँ भी एक नेट होती है और राउट करके राउट डिफाइन करना होता है। मैं इस पर क्लिक करके तो कनेक्ट करूँगा तो ऐसे कनेक्ट होगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाकर देखूँगा इसको, ठीक है, ये देखो ये राउट दिख रहा है, जो मैंने अभी लाइन बनाई हुई यहाँ पे दिख रही है, मैंने कनेक्ट किया है टर्मिनल को एलडीआर से, लेकिन ये बहुत पतला राउट है, ठीक है। तो हम इसको डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे होती है ट्रैक नेट यूज़ क्लास, कितने का आपको ट्रैक बनाना है, हम इसको ट्रैक बोलते हैं। जनरली हम यूज़ करते हैं 0.5 0.7 का, तो लेट से मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 0.5, हमारे पीछे भी ठीक है, तो हम 0.6 कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने ट्रैक डिफाइन कर लिया। और इस तरह अगर हमको कुछ होल करना है तो हम होल का डायामीटर, होल साइज और यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं, लेकिन अभी इसमें होल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको पहले कंट्रोल Z कर देता हूँ जो मैंने बनाया है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे जो मैंने डिफाइन किया था 0.6 उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर से इसको राउट क्लिक करूँगा, क्लिक। तो अगर आप देखो, अब देखो ट्रैक विथ मोटी आ रही है ना, ठीक है। तो सेम जहाँ पे इंडिकेट हो रहा है, जैसे मैं किसी भी चीज़ पे क्लिक करूँगा मेरे को बता देगा कहाँ कनेक्ट होना है। मैं जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, देख रहे हो कि यहाँ पे दिख जाएगा 3 पे कनेक्ट होना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ये मेरे इधर कनेक्ट हो गया, लेकिन अभी भी इंडिकेट कर रहा है कि इसको यहाँ कनेक्ट होना है। कभी भी एक तो बहुत पास में नहीं होने चाहिए दूसरे टर्मिनल के, है ना, दूसरे पॉइंट के, ताकि शोल्डरिंग में कभी भी, क्योंकि यहाँ पे शोल्डरिंग होगी, ठीक है। तो ट्रैक हमेशा एक दूर रखना है बाकी कंपोनेंट से, कभी भी डायरेक्टली 90 डिग्री यूज़ नहीं करना है। मतलब जो मैं बताऊँगा आपको अभी कि हम इसको ऐसा कर सकते हैं, अब इसको ये कनेक्ट करना है तो ये इधर जाएगा, फिर ये तुमने कहीं कनेक्ट ही नहीं किया, चलो इसका कहीं कनेक्शन है ही नहीं अभी, क्योंकि हमने बाय डिफ़ॉल्ट 3 पिन वाला सेलेक्ट कर लिया है सिंबल, सॉरी 2 पिन वाला सिंबल सेलेक्ट कर लिया है, 3 पिन वाला फुटप्रिंट, तो उसका कोई इंडिकेशन नहीं है, तो हम अभी उसको स्किप करते हैं, ठीक है। हमको इस पिन के साथ कनेक्ट करने, तो हम अभी इसको इस पिन के साथ कनेक्ट करेंगे। देखो मैं ऐसा नहीं करूँगा, ये जो है ना 90 डिग्री एंगल है, ये हमको कभी नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि ये जो शार्पनेस होती है ये करंट को जो वोल्टेज फ्लो, जो करंट फ्लो होगा उसके लिए इशू क्रिएट करेगा, ठीक है। जनरली ये गाइडलाइन के थ्रू हम हमेशा एंगल 90 डिग्री नहीं रखेंगे, ठीक है। और क्या बचा हुआ है, ये बचा हुआ, हम इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। और
होगी, यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। और क्या बच रहा है, एक ये भी बच रहा है, इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। हो गया सारे कनेक्शन। अब हमको, अगर हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो कनेक्शन भी दिख रहा है, कंपोनेंट भी दिख रहे हैं। हम इसको पीछे पलट के देखेंगे तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो पीछे राउट नहीं है, जो अंदर राउट्स बनाए वो ऊपर साइड है, नीचे नहीं है। तो अब होता है पीसीबी में लेयर्स का काम। कितनी लेयर पीसीबी है, एक लेयर होती है ऊपर, दूसरी होती है नीचे, और बाकी लेयर होती है इसके बीच में। कुछ जब 4 लेयर 3 लेयर होती है ना, 2 लेयर तक पीसीबी ऊपर और टॉप और बॉटम लेयर बन जाती है, लेकिन 3 लेयर 4 लेयर 5 लेयर 6 लेयर के लिए कई पीसीबी के इसके अंदर भी लेयर्स होती हैं जो सिर्फ मशीन से बन सकती हैं। ये यहाँ तक कि पीसीबी हम थ्रू हैंड भी, मतलब जो मैनुअल तरीका होता है केमिकल के थ्रू पीसीबी बनाना, उसके थ्रू बना सकते हैं। सीएनसी मशीन से बन सकता है। लेकिन जब अंदर की बात आती है तो अंदर की लेयर के लिए बड़ी मशीनें लगती हैं जो कि मैन्युफैक्चरर के पास ही होती है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें कि कितने लेयर के पीसीबी है, तो ये है, अगर हम कंपोनेंट को इस साइड से प्लेस करते हैं तो ये सिंगल लेयर में आती है, ठीक है। या फिर हमको करना क्या था, बेटर प्रैक्टिस ये होनी चाहिए थी कि जिधर कंपोनेंट हम शोल्डर कर रहे हैं उधर ही हमारे राउटिंग होनी थी। लेकिन कंपोनेंट की शोल्डरिंग किधर से होगी, इस साइड से, लेकिन हमारी राउटिंग किधर से हो गई है, उस साइड से, ठीक है। तो ये पीसीबी ना चाहते हुए भी हमको 2 लेयर में यूज़ करनी पड़ जाएगी। हाँ जी, कुछ पूछ रहे हो श्रुति? नहीं नहीं, तो वो 2 लेयर की बजाय एक लेयर यूज करना हो तो क्या करें? 2 लेयर की जगह 1 लेयर यूज़ करनी हो ना, तो हम क्या करेंगे, अगर हमको इसको सिंगल लेयर बनानी है, मतलब इधर हम कॉपर नहीं रखना, लेकिन इधर कॉपर मशीनों क्यों रखना पड़ेगा, इधर राउटिंग है और इधर शोल्डरिंग, पीछे पीछे शोल्डरिंग है। सिंगल लेयर में अगर हम कन्वर्ट करनी है तो हम क्या करेंगे, लेआउट में जाएंगे, अभी हम इसको कंट्रोल Z कर देंगे, सॉरी इतना नहीं करना था, ठीक है। जो हमने राउटिंग करी उसको हटा देंगे, यहाँ पे जाएंगे, ये देखो इधर साइड में ऑप्शन है सिलेक्ट करने का, BCU, ठीक है। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ फिर से राउटिंग करता हूँ, तो अगर मैं देखो ये राउटिंग की मैंने, ये राउटिंग करी मैंने, और अगर मैं सेव करके इसको 3D व्यू में देखता हूँ, इधर दिख रही राउटिंग, अब मतलब शोल्डरिंग भी इधर होगी, राउटिंग भी इधर ही होगी, तो इधर कॉपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इधर हम डायरेक्टली कंपोनेंट डालेंगे, इधर शोल्डर कर देंगे और इधर ही राउटिंग होगी, तो हमारी पीसीबी अब कैसे हो गई, सिंगल लेयर, ठीक है। जो हमने उधर किया था सेम हम पूरी राउटिंग इधर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको लगेगा टाइम बनाने में, थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी जनरल पर्पस पीसीबी की डिज़ाइन जो होगी हमारी ऐसी होगी, ठीक है। अब पहले तो हम कनेक्ट कर ही देते हैं, 2 मिनट का काम है। बोला है तुमने उससे? देखो कभी भी हमको टी बनाना हो तो हम ऐसा नहीं बनाएंगे डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि एज क्या हो रही है, शार्प एज आ रही है, तो हम इसको थोड़ा सा वापस से, एग्जैक्टली वैसा नहीं,
इसको थोड़ा सा ऐसा कर देंगे, ठीक है। तो जो हमारी एज है वो एग्जैक्टली बेकार नहीं रहेगी। और एक और क्या बचा है, ये बचा है रील हो गया क्या, तुम रील रील भाई बना के दो।